Aptad, Bhakt, Sanghi, Deshdrohi. These are convenient labels we assign each other. Labels not assigned by a person to himself, but labels assigned by others who don't agree with what a person says. Is India becoming an increasingly intolerant and judgmental society? Have we lost the ability to agree to disagree in a civil fashion? And are we quick to pronounce judgment on each other? What's patriotic? Who's patriotic? Who's a Deshbhakt? Who's a Deshdrohi? To debate the Patriot Act at India Today Mind Rocks, join me in welcoming our two debaters this evening. I want to begin by introducing one of India's most mercurial politicians, Commander-in-Chief of the massive Swami Army. Love him or hate him, you cannot ignore him. Ladies and gentlemen, at India Today Mind Rocks, join me in welcoming Dr. Subramaniam Swami. He is one of the most articulate young voices of India's opposition. He says, "मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा," and that doesn't make me a traitor, it doesn't make me an Indian. He believes India is taking a dangerous turn towards intolerance. Join me in welcoming to India Today Mind Rocks our second debater, the Member of Parliament from Hyderabad, President of the AIMIM, Assuddin Owaisi. तो आखिरकार देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है, और कौन तय करता है कि देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है? कौन तय करता है कि देशभक्ति की परिभाषा क्या है? इस पर चर्चा करने के लिए इंडिया टुडे माइंड रॉक्स में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी। स्वागत है आप दोनों का। ओवैसी साहब, हम आपसे शुरू करेंगे। आप बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। यहां बैठी जनता, टीवी पे देख रही जनता जानना चाहती है कि आखिरकार भारत माता की जय बोलने में इतनी तकलीफ क्यों है? देखिए, मेरा मानना यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि किस तरह की स्लोगन्स बोला जाए। दूसरी बात यह है कि अगर आप सावरकर की हिंदुत्व पढ़ेंगे तो सावरकर के हिंदुत्व में होली लैंड और फादरलैंड का जिक्र है, जिसमें सावरकर ये कहते हैं कि मुसलमान और क्रिश्चियन इस मुल्क को होली लैंड नहीं मानते, और सावरकर ये भी कहते हैं कि इस मुल्क की पूजा करना चाहिए, इबादत करना चाहिए, जो मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर जैसा यहां पर तमाम लोग नारा मार रहे हैं, मैं रेस्पेक्ट करता हूं, मैं मुबारकबाद देता हूं, बहुत अच्छा है, मगर यहां पर यह भी कहूंगा कि ये मेरा फैसला है, आप या कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर 16 मार्च 2016 को आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि अगर जो कोई भी ये नारा नहीं मारेगा वो एंटी नेशनल है। ये किसने अख्तियार दिया उनको? ये समझने की जरूरत है। तो आप जय हिंद, मैं जय हिंद बोलने में अपने आप को फख्र महसूस करता हूं। तो हो क्या रहा है कि हिंदुस्तान में एक हिंदू नेशनलिज्म को इंपोज करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कह रहा हूं कि इंडियन नेशनलिज्म को मैं फॉलो करूंगा। हिंदू नेशनलिज्म ये बोलता है कि सिर्फ एक ही मजहब रहेगा, एक ही कल्चर रहेगा, मिलिटेंट होगा, एग्रेसिव होगा, सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप होगी। इंडियन नेशनलिज्म ये कहता है कि तमाम कम्युनिटीज को मानेंगे, कॉम्पोजिट कल्चर को मानेंगे, डाइवर्सिटी को मानेंगे। हिंदू नेशनलिज्म 1200 साल की गुलामी की बात करता, इंडियन नेशनलिज्म सिर्फ 200 साल की गुलामी की बात करता। तो यह फर्क है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि नारा जरूर लगाइए, मगर किसी को मजबूर मत करिए
कि नहीं यही नारा आपको लगाना पड़ेगा, मैं उसको मानने को तैयार नहीं हूं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, असदुद्दीन ओवैसी डंके की चोट पे कहते हैं कि नहीं, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो कहते हैं कि इस वजह से मैं देशद्रोही नहीं बन जाता और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मुझे मजबूर करे कि मैं भारत माता की जय बोलूं। क्यों मजबूर किया जाए असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को भारत माता की जय बोलने के? इंग्लिश और हिंदी? हिंदी में बोलिए, ज्यादातर लोग हिंदी समझ रहे हैं। ये पहले इन्होंने दो गलतियां की है अपने वक्तव्य में। पहला गलती यह है कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति में इन्होंने फर्क नहीं किया है। देशभक्ति माने मैं इस देश में पैदा हुआ और इस देश को मैं महान देखने चाहता हूं, ये देशभक्ति होती है और देश की रक्षा करने के लिए मैं खड़ा होऊंगा। राष्ट्रवाद जो है वो है कि ये राष्ट्र प्राचीन राष्ट्र है और इसकी प्राचीन संस्कृति अटूट है, लगातार आती आई है। तो मेरी अस्मिता जो है वो इस देश की हिंदुस्तानी अस्मिता है। और यदि मॉडर्न साइंस को हम माने, डीएनए एनालिसिस, तो इस देश के सारे मुसलमान के डीएनए और हिंदू की डीएनए एक ही है। इसके माने मुसलमान का पूर्वज हिंदू है, ये इसको स्वीकार करना चाहिए। पहली बात यह है कि यदि आप इस देश के मुसलमान ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा पूर्वज हिंदू है, तो वो देशभक्त हो सकता है, परंतु वो राष्ट्र विरोधी है, ऐसा मैं मानूंगा। क्योंकि ये राष्ट्र के तो एंटी नेशनल और पेट्रियाटिज्म में फर्क। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में दो बातें हैं जो अनिवार्य है गवर्नेंस के लिए। पहली है कि गौ की हत्या नहीं होगी, उस पर प्रतिबंध लगेगी। क्या इसको मानने के लिए तैयार है? दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। क्या ये मानने के लिए तैयार हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे। तो मुझे ये बताएं डॉक्टर स्वामी, क्या आपकी परिभाषा में असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही है? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही नहीं है। ये देश एंटी नेशनल है, माने राष्ट्र विरोधी हैं। हमारे राष्ट्र की जो कल्पना है उसके विरोधी है। असदुद्दीन ओवैसी, आपको देशद्रोही का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला स्वामी से, लेकिन आपको राष्ट्र विरोधी का सर्टिफिकेट स्वामी ने जरूर दे दिया। मैं ये चाहूंगा कि स्वामी साहब यही बात लिख के दे दे मेरे को कि मैं एंटी नेशनल हूं, मैं घर में लगा कर रखूंगा। पहली बात, स्वामी साहब ने ये कहा कि देखिए कॉन्ट्रडिक्शन देखिए स्वामी साहब के बात में। ये बोलते हैं कि ये देशभक्त हैं, एंटी नेशनल भी हैं। ये जो है पूरा हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है जो सावरकर ने लिखी थी, अब उसी को कोट कर रहे हैं ना? नहीं कोट कर रहा हूं, मिक्स करके कर रहे हैं आप। सावरकर, गोलवालकर, बंच ऑफ थॉट्स, हाँ ये सब मिलाकर, ठीक है। सावरकर को मानता हूं, गोलवालकर को मानता हूं, पर मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानता हूं। मैं भी नहीं मानता। तो बहुत अच्छी बात है। एक तो सावरकर ने, आज यहां पर हम इतने झंडे देख रहे हैं, मैं आप तमाम को एक बात बताना चाहूंगा और इसका जवाब स्वामी साहब भी देंगे। सावरकर ने कहा था कि ट्राई कलर कैन नेवर बी द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। यह उन्होंने कहा था सावरकर ने, अभी ये मानेंगे। दूसरी बात, गोलवालकर ने सरदार पटेल को लेटर लिखकर दिया था कि हम आरएसएस से बैन हटाइए। तो सरदार पटेल ने कहा कि इसका कंडीशन यह होगा कि आप ट्राई कलर को मानेंगे
हिंदुस्तान को सेक्युलर मुल्क मानेंगे तो आरएसएस ने कहा कि हम ट्राई कलर को मानेंगे। सावरकर ने कहा था कि ट्राई कलर को नहीं मानेंगे जो इतनी फख्र से आप लोग लहरा रहे हैं। सावरकर ने कहा था कि भगवा झंडा नेशनल फ्लैग होना चाहिए। सावरकर ने कहा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को नहीं मानता, इसको अंग्रेजों ने बनाया। गोलवालकर ने कहा था कि ये कहां से फ्लैग आ गया। तो अब ये देख लीजिए, ये किताबों में लिखा है, मैं प्रूफ करने तैयार हूं। ये आखिरी बात मैं स्वामी साहब से पूछना चाह रहा हूं कि ठीक है, मैं एंटी नेशनल हूं, मैं जरूर, मेरे लिए एजाज है, ये मेरे लिए ऑनर है और इंशाल्लाह मैं इसको लेकर चलूंगा जिंदगी भर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आरएसएस का जो ओथ लेते हैं, आप आरएसएस का ओथ लिए? Have you taken an oath for RSS? No. So you're not an RSS member. So now, when you take oath for RSS, आपको जब ओथ लेते हैं आरएसएस का, तो आपको यह कसम खाना पड़ता है कि मैं हिंदू रिलीजन, हिंदू कम्युनिटी, हिंदू कल्चर की वफादारी करूंगा और यह मुल्क मेरे लिए होली लैंड है। मैं स्वामी साहब से पूछना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लिया, स्वामी साहब भी एमपी बने तो कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लिए, तो क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ ऊपर होगा या फिर आरएसएस का ओथ ऊपर रहेगा? यह आप बता दीजिए, क्योंकि आरएसएस का ओथ है। आरएसएस के अपने ओथ में ये कहते हैं, इनको ये कसम लेना पड़ता है, हिंदू रिलीजन, हिंदू कल्चर, हिंदू कम्युनिटी एंड होली लैंड। बोल रहे हैं मुझे? हाँ बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन में आपने खुद ओथ लिया और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड और गौ हत्या की बात है। स्वामी साहब मैं जवाब दे दूं, प्लीज इजाजत दीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे दोनों गेस्ट एक दूसरे से सवाल पूछना चाहते हैं, जवाब कोई नहीं देना चाहता। राहुल कंवल सुनिए, आप हम दोनों का एक इंटेलेक्चुअल डिबेट चल रहा है, बीच में मदाखलत मत करें, रुके रहिए आप। तो जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है स्वामी साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप तो हर पॉलिटिशियन आपसे डरता है रात में सोने से पहले, कल क्या केस डाल देंगे आप। तो मैं आपसे इनकी पार्टी में भी डरते हैं। हाँ, इनकी पार्टी में डरते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट, क्या ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिर्फ हिंदू सिख्स के लिए क्यों, आप मुस्लिम्स को क्यों नहीं देते? दूसरी बात स्वामी साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने नागालैंड को और मिजोरम को स्पेशल प्रोविजन दिया उनके कल्चर को बचाने के लिए, क्या हम उसको बर्खास्त करेंगे? नागालैंड का फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट राहुल कंवल के हाथ को नहीं लगने देते ये गवर्नमेंट। तीसरी बात यह है कि आप सुन लीजिए, आप गोवा की मिसाल देंगे मेरे को, मिस्टर स्वामी, गोवा में ये प्रोविजन है कि कोई कैथोलिक के लिए भी प्रोविजन है, आपको मालूम होना चाहिए, रजिस्टर भी कर सकते। ये तीन चीज, हिंदुस्तान एक डाइवर्स मुल्क है, यहां पर हम रिलीजन्स को सेलिब्रेट करते हैं, हम कोई रिलीजन को नहीं मानते, इतने कल्चर्स हैं, ये हमारी मजबूती है। एक चीज मुझे बताइए असुद्दीन ओवैसी साहब, देश बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, आपने कुछ धर्म से जुड़ी बातों का सवाल किया, मैं आपसे सवाल करता हूं ट्रिपल तलाक को लेकर। क्यों एक मुसलमान पुरुष तलाक 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 करके अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि आज वक्त आ गया है कि एक ऐसा हिंदुस्तान हो जहां पे आप तलाक 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 कहते हुए या एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए अपनी बीवी को आप तलाक नहीं दे सकते? क्यों नहीं आप आवाज उठाते ट्रिपल तलाक के खिलाफ? एक बात आपको समझने की बहुत बड़ी जरूरत है कि मुसलमानों में जो लोग 4 स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो करते, मुसलमानों में शिया है जो जाफरी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते। सुनिए, मुसलमानों में अहले हदीस हैं, उनका एक अलग सिस्टम है। आप एक पढ़े लिखे यंग मुसलमान हैं, सुनिए, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं ओवैसी साहब, क्या आप ट्रिपल तलाक में विश्वास करते हैं, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं सर? राहुल साहब, आपको पैटर्नाइज करने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा लिखा जरूर हूं, इसलिए आपको डिटेल में समझा रहा हूं। ये 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो मेरे लिए भी मंजूर है, आपके लिए मंजूर है। असुद्दीन ओवैसी साहब, सुप्रीम कोर्ट, देशभक्ति क्या है, देशद्रोह क्या है, नेशनलिज्म क्या है, एंटी नेशनलिज्म क्या है, इस सब पर आपकी राय है। लंदन में आप बैरिस्टर बन के आए हैं, हर मुद्दे पे आपकी राय है।
ट्रिपल तलाक का मैं सवाल पूछता हूं, आपकी जुबान क्यों बंद हो जाती है? नहीं, मैं जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, यहाँ कोई आपकी अदालत तो नहीं होगा ना। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो- अलग है। नहीं, सुप्रीम आपसे सरल सवाल यह है कि क्या आपके हिसाब से ट्रिपल तलाक की जो प्रथा है वो चलनी चाहिए, हाँ या नहीं? मैं आपसे- जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जवाब आपको दे आप रहा बोल हूं। दीजिए कि मैं नहीं। विश्वास करता हूं, बोलिए कि मैं नहीं, विश्वास करता हूं, नहीं, या बोलिए कि मैं विश्वास नहीं हरगिज करता। आप जैसा चाहेंगे वो जवाब नहीं दूंगा मैं। मुझे अख्तियार है कि मैं अपनी बात रखूं, मैं अपनी बात को रखा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा होगा। मगर एक बात बताइए कि जहां कहीं मुस्लिम औरत पर जुल्म होता, आप लोग बोलते तलाक की वजह से होता, तो भाई ज़किया जाफरी से इंसाफ कब होगा? फिर ज़किया जाफरी से इंसाफ नहीं होगा क्या? आप जाकर देखिए, मेवात में यहां से 70 किलोमीटर दूर है, बिरयानी के नाम पर 2 मुस्लिम बच्चों का रेप कर दिया गया, उसकी जिक्र नहीं होता। मगर जैसे ही मुस्लिम औरत का नाम आता है, आप लोग बोलते कि ये तलाक की वजह से। मेरे भाई, एक डेटा बना लीजिए, डिबेट करा लीजिए कि सबसे ज्यादा डिवोर्स किसका होता है, उसके बाद हम लोग बहस कर लेंगे। मेरे स्वामी साहब बुला लीजिए। चलिए, आप इस सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं, आप हमारे मेहमान हैं तो मैं नहीं खींचूंगा। लेकिन डॉक्टर स्वामी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या गौरक्षा के नाम पे जब बीफ पुलिस मेवात के गांव में निकलती है, रेस्टोरेंट से रेस्टोरेंट जाती है, ये जानने की कोशिश करती है कि आदमी क्या मीट खा रहा है, क्या आपको लगता है कि आजाद हिंदुस्तान में ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कानून व्यवस्था का सवाल है, इसमें हिंदू का सवाल ही नहीं है। कोई कानून के गैर कानूनी काम करेगा तो सरकार, वहाँ की सरकार को कदम उठाना चाहिए। नहीं उठाए, परंतु इस पर हमारी माथे पर क्यों थोपेंगे? एक सवाल मैं इनसे ये पूछूंगा कि, और या मैं अपनी टिप्पणी करूंगा कि इन्होंने कहा कि शरिया में ऐसे होती है, हनीफा स्कूल में ये होता है, वहाबी में ये होता है, तो मैं कहता हूं कि हर एक मुसलमान देश में वो समझते हैं कि मस्जिद को तोड़ा जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है, तो यहां ये बाबरी मस्जिद को हटाने के लिए क्यों नहीं तैयार होते हैं? स्वामी साहब, आपको मैं ये जवाब कई मर्तबा दे चुका हूं। आपको याद दिलाने के लिए मैंने समझता था कि आप भूल जाएंगे, लगता है एज कैच कर रही है आपको। ठीक है, मैं आपको दोबारा कह रहा हूं। देखिए, जो पहला एफआईआर रजिस्टर हुआ था बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखने का, वो एफआईआर आप देख लीजिए, आप तो केस देख रहे हैं। वहां पर क्या था? दूसरी बात, आप हिंदुस्तान की बात करिए ना, आप अरबस्तान की क्यों बात करते? ये डेमोक्रेसी ने बात किया था। सुनिए, मैं कह रहा हूं, मैं स्वामी साहब, ये डेमोक्रेसी है, ये एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है। यकीनन आपकी पार्टी पावर में हो सकता है कि हम फैशिज्म तरफ चले जाएं, मगर डेमोक्रेसी तो है। डेमोक्रेसी को आप ले जाकर थ्योरोक्रेसी से क्यों मिला रहे? आप ये कंपैरिजन मत करिए। ईरान से, पाकिस्तान से, सऊदी अरब से मुझे क्या करना है? अच्छा, जब सऊदी अरब की बात आ गई, आप ही के फ्रेंड और आपके फेवरेट मिस्टर मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया सऊदी अरब ने। आप क्या बोलेंगे उस पर? थ्योरोक्रेटिक कंट्री है, उनको बाज़ाब्ता इनाम दिया, बोलिए क्या बोलेंगे? इसके माने है कि दुनिया मोदी को मानता है पर आप नहीं मानते, यही हो गया। बिल्कुल सर, अगर हिंदुस्तान के 99% भी मानेंगे तो एक आदमी नहीं मानेगा, उसका नाम ओवैसी होगा। ये लिख लीजिए। ओवैसी साहब, आज हमारे वजीर आजम का जन्मदिन है। सुबह कुछ एक्टर आए, वो हैप्पी बर्थडे टू मोदी गा रहे थे। आप देख रहे हैं ऑडियंस में अभी भी मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। 2.5 साल हो चुके हैं लगभग प्रधानमंत्री मोदी के सरकार में आए। आप प्रधानमंत्री के कामकाज को किस तरीके से आंकते हैं? क्योंकि एक जो शंका थी लोगों को वो ये था कि मोदी बनेंगे तो बहुत सारे दंगे हो जाएंगे, जो 84 में हुआ, उसके बाद गुजरात में हुआ, वैसा होगा। 2.5 साल हो गए, एक भी दंगा नहीं हुआ। आपको लगता है कि पीएम की बड़ी अचीवमेंट है ये? पीएम की अचीवमेंट आपको बताता हूं मैं। पीएम गुजरात पहुंचे, बहुत बड़ा दलित लीडर जेल को चला गया रात में। पीएम 2 साल में रोहित वेमुला का सुसाइड हुआ। पीएम बने,
हरियाणा में जाटों को रिजर्वेशन मिलता, मगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को एजुकेशन में दीजिए, आप इंप्लीमेंट नहीं करते। मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, कश्मीर जल रहा है, कश्मीर जल रहा है, अब तक 80 से ज्यादा लोग मारे गए। मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं मालूम। नवाज शरीफ के घर में कल शादी होगी, मोदी पहुंच जाएंगे वहां पर, आपको भी नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मन की बात करते हैं, बोलते हैं मैंने 2 साल में 8 मरतबा ओबामा से मिला। अरे भाई, ओबामा से मिलेंगे तो हमारा पेट भरेगा क्या, ये बता दीजिए। तो हर चीज में स्वामी साहब, मैं ये मानता हूं अगर स्वामी साहब फाइनेंस मिनिस्टर होते तो इन्फ्लेशन इतना नहीं होता। अगर स्वामी साहब फाइनेंस मिनिस्टर होते, बहुत धन्य हो। थैंक यू सर, मैं मानता हूं आपकी काबिलियत को मानता हूं। अगर स्वामी साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाते मोदी तो इतना बड़ा दाल की कीमत नहीं होती। तो ये हर महाज तो पर आपके हिसाब से ओवैसी साहब, क्या डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी अरुण जेटली से बेटर फाइनेंस मिनिस्टर होंगे? ये जवाब स्वामी साहब देंगे, मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा। ये स्वामी साहब जवाब देंगे कि इज ही बेटर देन जेटली, इज ही बेटर देन, ये जवाब देंगे। हार्वर्ड के वो तो स्वाभाविक है। मैं अर्थशास्त्री हूँ, वो तो वकील हैं, वो कैसे हमसे अच्छे हो सकते हैं? अच्छा, लेकिन जो असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछा, वो सवाल भी अहम है, क्योंकि इनका कहना है कि लोग प्रधानमंत्री के गुणगान गा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि कश्मीर जब जलता है तो 70 दिन हो गए, अब तक इतना बड़ा प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी सरकार, कश्मीर में कोई भी आप समाधान क्यों नहीं खोज पा रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने शुरू में, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सोचा कि क्योंकि हम जम्मू में और लद्दाख में जीत कर आए और वैली में पीडीपी जीत कर आई, तो एक समन्वय के रास्ते का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अब कई लोगों की राय है, और ये मेरी भी राय है, कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और तुरंत कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल होनी चाहिए। परंतु ये पार्टी के अंदर विचार होकर फैसला होगी। परंतु आज तक कई लोगों की आशा है कि किसी तरीके से हिंदू और मुसलमान दोनों सरकार वहाँ चला ले तो हमारी देश के लिए अच्छा है। परंतु जहाँ तक कश्मीर है, कितना भी विरोध हो, उसका 1 इंच नहीं छोड़ेंगे। जो छूटा हुआ है उसको भी लेंगे। पर आपके हिसाब से महबूबा मुफ्ती को इस्तीफा देना चाहिए? आपके हिसाब से बीजेपी पीडीपी का अलायंस फेल मैं हो गया? अपने व्यक्तिगत राय कहता हूँ, इस्तीफा क्यों, इस गवर्नमेंट को डिसमिस करना चाहिए। ओवैसी साहब, आप एक सर्वदलीय बैठक का हिस्सा थे, आप सर्वदलीय दल का हिस्सा थे, आप कश्मीर से होके आए हैं, आपने वहां पे जो हालात हैं उनको खुद देखा। आपके हिसाब से कश्मीर में अगर समाधान की तरफ बढ़ना हो, वास्तविकता को ख्याल में रखते हुए, तो क्या किया जा सकता है और क्या करना चाहिए? देखिए, एक बात समझिए, बीजेपी ने कहा था टारगेट 44 लाएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे, नहीं लाए। मुफ्ती ने कहा था कि बीजेपी को रोकना है, मुझे पावर में लाओ, नहीं हुआ। गवर्नमेंट बनी, एजेंडा ऑफ अलायंस बना। एजेंडा ऑफ अलायंस में शायद स्वामी साहब ड्राफ्टिंग कमेटी में थे होंगे, वरना वो नहीं बनता इतना। तो उसमें एजेंडा ऑफ अलायंस में लिखा गया कि सेपरेटिस्ट हुर्रियत से बात करेंगे, आफ्सपा के ऊपर रिव्यू करेंगे, ये नहीं हुआ। तीसरी बात ये समझिए कि मुफ्ती साहब इस दुनिया से चले गए, हर कोई जाएगा, मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे, मगर क्या मुफ्ती साहब के जाने से 90 डेज गवर्नमेंट नहीं बनी वहां पर? एलिनेशन बढ़ेगा? नहीं तो नहीं बढ़ेगा। इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं बनाए बीजेपी गवर्नमेंट? 90 डेज तक क्यों खामोश बैठी? पांचवी बात यह है कि आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। अगर आप ये समझ रहे कि हम ताकत से इसको खत्म करेंगे, तो मुझे उमर अब्दुल्ला के उस जुमले को दोहराना पड़ेगा जिसमें ऑल पार्टी डेलीगेशन उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि फैटिग विल नॉट एंटर नाउ। एक आदमी का नाम लूंगा जो स्वामी साहब पसंद नहीं करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो पीस प्रोसेस शुरू किया था, कांग्रेस ने उसको डंप कर दिया 2006 में। 2010 की इंटरलॉकटर्स रिपोर्ट, चिदम्बरम उसको इंप्लीमेंट नहीं करते, कहते हैं कि अरे अब करना चाहिए था। 14 हो गया, 17 आ गया। तो हम लोग इस पे कंसिस्टेंट पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। आप जरूर बलूचिस्तान बोलिए, आपके बलूचिस्तान में कितने आंख और हाथ और कान हैं आपके? कितने हिंदुस्तान के कितनी आंख और हाथ और कान हैं आपके? 0 हैं। आप क्या करने जा रहे हैं?
आप लाल किले से तो खड़े रह के बहुत बड़ी बात तो कर दिए, मगर आपको जो ऑपरेशन करना पड़ता है उसके लिए आंख कान हाथ की जरूरत होती है। आपकी जबान से ऑपरेशन नहीं होता वहां पर। और कश्मीर में हम क्या कर रहे हैं? आपका सवाल आपसे यह है कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान से हमला करने का कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उनका कहना है कि आपको लग रहा है कि आप मिलिट्री माइट के दम पे कुचल देंगे इस एजिटेशन को, लेकिन उससे कोई सोल्यूशन थोड़ी निकलेगा। और जो मरहम लगाने की जरूरत है लोगों पर, वो आप नहीं लगा पा रहे। देखिए, हम लोग ये विश्वास करते हैं कि जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान ने 5 गांव तक की ऑफर दी, वो दुर्योधन मूर्ख ने स्वीकार नहीं किया, वैसे ही हम आज कहते हैं कि अमन से रहने के लिए कश्मीरी मिलिटेंट्स तैयार नहीं है, तो फिर हम मिलिट्री माइट से ही करेंगे। और मिलिट्री माइट से हमने पहले भी किया था, फिर बीच में ढील दे दिया। बांग्लादेश के टाइम पर पाकिस्तान का कमर टूट गया था। पाकिस्तान के उसी समय 4 टुकड़ा कर सकते थे 2 टुकड़ा करने की जगह में, परंतु हमने किया नहीं। हमने ताशकंद में आपको स्वामी साहब, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में करने का वक्त आ गया है? मेरी राय में पहले तो 1 टुकड़ा निकालना है बलूचिस्तान, और फिर उसके बाद सिंध की बात होगी। परंतु पाकिस्तान तो वहाँ वो सरकार कोई नहीं है, वो बनाई थी अंग्रेज़ों ने। आज वहाँ कोई सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है, डब्बू है वो प्रधानमंत्री। वहाँ तो मिलिटेंट्स और मिलिट्री और आईएसआई चला रही है। और वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है वो तो आशा करते हैं कि हम पाकिस्तान को मुक्त कराने के लिए आएँ। ये हालत है वो पाकिस्तान का। पाकिस्तान अपने आप टूट रही है, तो थोड़े दिन और देखेंगे, उसके बाद थोड़ा धक्का देंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब, जब भारत के प्रधानमंत्री बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मुद्दे पर पाकिस्तान पर हमला करते हैं, तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ऐसे काम में सरकार का और प्रधानमंत्री का साथ क्यों नहीं देते? क्यों हर वक्त पर आप ऑपोजिशन की ही भूमिका में रहना चाहते हैं? अगर हमारे दुश्मन देश को नुकसान पहुंचता है, हमारा दुश्मन देश जो हम पे लगातार आतंकवादी हमला करता रहता है, अगर वो बैकफुट पे आता है, तो ये तो एक ऐसा काम है जिसमें आपको प्रधानमंत्री से हाथ मिला के आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, आप बैकफुट की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का तो पैर ही नहीं हिल रहा है ना। नवाज शरीफ के घर में शादी है, पहुंच जाते हैं। क्लाइमेट टॉक्स हो रहे हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। इनकी सालगिरह हुई, उनकी सालगिरह तो आम भी जाते हैं, वो यहां पर साड़ी भी जाते हैं। आप फ्रंट फुट पे खेलिए या बैक फुट पे खेलिए, शफल करिए, कुछ तो करिए। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली खड़े हुए हैं। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान से हमारा कोई ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी नहीं है। तीसरी अहम बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ओबामा के बहुत करीबी दोस्त हैं। उनको इंप्रेस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने करीब 2 लाख 4 लाख का क्या सूट पहनकर गए थे, आपको याद होगा। मगर ओबामा की गवर्नमेंट कह दी है कि दे आर नॉट फॉर बलूचिस्तान। स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन कह रहा है। तो हमें अमेरिका के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत? अरे तो आप ही तो मन की बात में कहते हैं, आप ही तो मन की बात में कहते हैं कि मैंने मित्रों ओबामा से मिला। नहीं तो अरे भाई, आप एक पॉलिसी तो अपना देखिए। सर्टिफिकेट लेने की जरूरत थोड़ी है। नहीं, सुनिए, एक बात तो मानना पड़ेगा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को सामने रखकर आपको फैसला करना पड़ेगा। आपके पास क्या पॉलिसी रखिए ना, ब्लैक एंड व्हाइट में। चलिए, आपने एक सवाल पूछा कंफ्यूजन को लेके कि कभी जाते हैं, गले मिलते हैं, अम्मी जान को मिलते हैं, लड्डू मैंगो खाते हैं, केक काटते हैं, और कभी लड़ने मारने पीटने की बात करते हुए इनका कहना है कि बीजेपी की सरकार में पाकिस्तान को लेकर खास तौर से कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई नीति नहीं है। नहीं, बीजेपी ने कभी मारपीट की बात नहीं की। मैं तो जरूर बात करता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। और मेरी राय है पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं, और इसीलिए पाकिस्तान को ही खत्म करना चाहिए। लेकिन ओवैसी जी ने अभी कहा कि अमेरिका नहीं सपोर्ट कर रही है। अमेरिका ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था, वो तो आखिर वक्त तक विरोध कर रहे थे। उन्होंने 7th फ्लीट को भेज दी थी मदद के लिए, पर जिस दिन बांग्लादेश बना उसी दिन उन्होंने उसको मान्यता दे दी। अमेरिका जब पलटी मारती है किसी को पता नहीं होता है। हम अपने नीति अपने आप करना चाहिए, अमेरिका क्या सोचती है उस पर सोचना नहीं चाहिए। डॉक्टर स्वामी, एक मिनट। नहीं, ये सब सही है। फिर लाहौर डिक्लेरेशन जो वाजपेयी गए थे उसमें क्या लिखा गया? शिमला एग्रीमेंट हम साइन किए, उस पर क्या लिखा गया? जो आगरा का एग्रीमेंट होते होते रह गया उसमें हमने क्या लिखा?
ये सब चीजें सामने है ना। अब ऐसा है कि स्वामी साहब अब होम मिनिस्टर बनने के भी काबिल हो गए। इनको होम मिनिस्टर बनाना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर स्वामी, क्या आपके हिसाब से आप राजनाथ सिंह से बेटर होम मिनिस्टर बनेंगे? राजनाथ सिंह मेरा मित्र हैं और सबसे अच्छा होम मिनिस्टर सरदार पटेल के बाद बने हैं। अच्छा, तो आप जेटली से बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे पर राजनाथ से बेहतर होम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। इसमें कुछ बड़ी जबरदस्त कहानी है। तो अरुण जेटली से आपका इतना खास रिश्ता क्यों? जैसे इंडिया पाकिस्तान का रिश्ता है, वैसा स्वामी और जेटली का रिश्ता है। देखिए, शुरू से हमारे इतिहास में दक्षिण ब्राह्मण और उत्तर ब्राह्मण में फर्क होता है और लड़ाई होती है, तो उसका जारी है ये। अच्छा, आप ये बातें करते हैं पाकिस्तान को तोड़ने की, इतनी जोरों से तालियां बजती हैं, लाजमी तौर पे लोग आपके साथ हैं, तो आपकी पार्टी आपकी क्यों नहीं सुनती? हमारी पार्टी पहले सुनती नहीं है, बाद में सुन लेती है। और यही हुआ है राम मंदिर के विषय पर, यही हुआ राम सेतु के विषय पर, यही हुआ है इस देश में भ्रष्टाचार के विरोध में जो अभियान मैंने छेड़ा। और मैं आपको कहता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर पार्टी वही बात कहेगी जो मैं आज कह रहा हूं। डॉक्टर स्वामी, खूब आज आपके लिए यहाँ पे तालियां बज रही हैं, लोग लाजमी तौर पे आपके कई फैन हैं, पर पिछले करीब 1 महीने से आप मीडिया से गायब थे और मुझसे ये सवाल मेरा बनता ही है पूछना कि क्या किसी ने बैन लगा दिया था आप पे? क्या कहा कि ये डॉक्टर स्वामी कुछ भी बोल देते हैं, फिर हफ्ते भर पार्टी उसको डिफेंड करती रही है, इसलिए डॉक्टर स्वामी आप कुछ ना ही बोले तो बेहतर है। आज तक हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ वो जो मुझे किसी बात पर रोक सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि कभी भी किसी ने भी आप पे बैन नहीं लगाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नहीं बोला। आप प्रॉब्लम है कि अरुण जेटली से बात रोज करते हैं, यही मैं तो आपसे भी समस्या। बात करता हूँ। एक सेकंड, मैं आपसे भी बात करता हूँ, राजनाथ जी से भी बात करता हूँ, वो राजनाथ ने कभी नहीं कहा ओवैसी होगा। साहब से भी बात करता हूँ। और राजनाथ ने कभी नहीं कहा होगा, नितिन गडकरी ने कभी नहीं कहा होगा, पर्रिकर ने कभी नहीं कहा होगा, परंतु अब मैं जानता हूं कि अब अरुण जेटली के खास मित्र हैं। मैं सबसे बात करता हूं। अच्छा, ऐसा है नहीं, मैं आपको ये बता दूं, हमारी सबसे बराबरी की दोस्ती है, और दोस्ती भी नहीं, हमारा बराबर से खबर लेने का तक का काम है। उसके आगे हम किसी से ना मिलते हैं, ना हमारा कोई काम है, और ना हमें कोई दोस्ती बनाने की जरूरत भी है। क्या आपके हिसाब से ओवैसी साहब, क्योंकि 2 असुद्दीन ओवैसी हैं, एक वो है जिसके साथ आप बैठ के चाय पी सकते हैं, वो लंदन में पढ़ा बैरिस्टर, लंदन के अपने दिनों की बात करता है, ऑक्सफोर्ड सर्कस पे आइसक्रीम खाने की बात करता है, अपने बचपन के दिनों के बारे में बहुत शौक से बताता है। और एक है असुद्दीन ओवैसी जो मंच पे आता है, उत्तर प्रदेश जाता है, बिहार जाता है, भाषण देता है, उस भाषण में तेवर बड़े अलग होते हैं। क्या आपके ये 2 साइड हैं, जेकिल एंड हाइड, एक अलग सा सोफिस्टिकेटेड सा प्राइवेट साइड और एक पब्लिक साइड जो आप मंच पे रखते हैं ताकि आपके पास वोट आ जाए? अब देखिए, जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग ऐसा करेंगे तो लोग सो जाएंगे, तो पब्लिक स्पीकिंग लोगों को जगा के रखना पड़ता है आपको। और ये जमाना सोशल मीडिया का, इंटरनेट का है, तो पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। ये डिबेट अलग है, पार्लियामेंट का डिबेट अलग है। तो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में जाकर लोगों को कुछ बोलें, सो जाएंगे वो लोग। तो इसीलिए बोलना तो पड़ेगा ना, लोगों को जगाने के लिए तो अपनी बात रखना पड़ेगा। तो मैं अपनी बात को रखता हूं, बेखौफ रखता हूं, बगैर किसी से डरे। बास को सच्चाई पसंद नहीं आती, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, मगर सच्चाई बयान करना जरूरी है। 70 साल हो चुके हैं, अब इस 70 साल के बावजूद भी अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि नहीं नहीं जी जी हाँ हाँ, नहीं होने वाला है। अब बात सही करने का वक्त है और अपने राइट्स को लेने का टाइम। अच्छा, वक्त खत्म हो रहा है डॉक्टर स्वामी, तो आखिर में मैं पूछना चाहता हूं, आपकी उम्र करीब 77 साल है। हाँ। अच्छा, आपके कितने ट्विटर पे फॉलोअर हैं? 3.2 मिलियन। 2 मिलियन। तो आपकी ये जो यूथ ऑडियंस है, इसमें इतना आकर्षण आपको लेके कैसे है? और सोशल मीडिया में जो इतनी बड़ी विशाल स्वामी आर्मी है, जैसे एक 12वीं आर्मी है इंग्लैंड की, उससे बड़ी तो ये स्वामी आर्मी है, तो उसकी सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? थोड़ा ओवैसी साहब को ही बताएं। जी, जो नया पीढ़ी है वो राजनीतिज्ञों से सच बोलने की आशा करते हैं। जब पहले नेहरू के जमाने में झूठे मिथ्याचार, डिप्लोमेसी, इसमें लोगों को गुमराह रखते थे, आज वो कहते हैं टेल अस लाइक इट इज,
वो मैं करता हूं, बाकी किसी को हिम्मत नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है दूसरे लोगों को ट्विटर में फॉलोइंग करने। ओवैसी साहब, आपको ईर्ष्या होती है, जेलसी होती है जब आप देखते हैं 3.2 मिलियन फॉलो। आपके कितने ट्विटर पे फॉलोअर हैं? देखिए, समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते। आप सवाल का जवाब दीजिए ना, आपके फॉलोअर कितने हैं? समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। आप बीच में हैं, वरना तो तूफान शुरू हो जाता है यहां पर। चलिए, आप दोनों यहां पे आए, अलग अलग चीजों पे मतभेद हुआ, विवाद हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि इस सेशन को हम खत्म करें एक ऐसी चीज से जो हमारे देश को जोड़ती है। आप लोगों के पास तिरंगा है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वक्त खड़े हो जाएं अपनी अपनी कुर्सियों के बाजू में और हम लोग राष्ट्रगान गाएंगे। भारत माता की जय। और मैं चाहूंगा कि आखिर में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एक दफा असुद्दीन ओवैसी से हाथ मिला ले और उसी पे हम अपना सेशन खत्म करें। सामने सामने सामने। हाथ तो मिल जाएगा, दिल नहीं मिलेगा। चलिए, आप दोनों आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Sir, thank you so much, sir. Just a token of thanks, may I call on the stage Kalipuri, Group Editorial Director, to kindly come on the stage. Thank you so much, gentlemen. Thank you. Let's have a huge round of applause. That was such an informative discussion that we had. A big round of applause for Mr. Subramaniam Swamy and Asauddin Owaisi. Thank you. Thank you.